हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होगे। तो मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। ठीक है, तो भाई आज बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो उसका यूनिट 2 है। हिस्ट्री कौन सी वाली भाई? जो 300 से 1200 ईस्वी तक की हिस्ट्री है। ठीक है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लोकेशन देखेंगे, वाटाका वंश, जो आपका वाटाका वंश है ना यूनिट सेकंड में, और जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में जानेंगे। इनको एक साथ क्यों पढ़ाया गया है, ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। चलो वीडियो करते स्टार्ट। देखो, जब आप अपनी लाइफ में हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, जब कभी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप हिस्ट्री को 3 कालखंड के हिसाब से पढ़ते हो। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है भाई, क्योंकि अदरवाइज़ हिस्ट्री आपके समझ आएगी नहीं। कुछ कहते हैं ना कि हिस्ट्री बोर है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो भाई ऐसा नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने का अपना एक स्टाइल होता है। ठीक है, तो ये बात आप सब मानते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री को ना, इतिहास को 3 कालखंड में बांट रखा है। भारत के जो इतिहास है उसको 3 कालखंड में बांट रखा है। एक है भाई प्राचीन काल, दूसरा है भाई मध्यकाल, तीसरा है भाई आधुनिक काल। ना भाई हमें आधुनिक काल पढ़ना, ना भाई हमें मध्यकाल पढ़ना, हमें पढ़ना है भाई प्राचीन काल। क्या पढ़ना है हमें भाई? प्राचीन काल। देखो, मध्यकाल में मुगलों के बारे में बता रखा है, आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रखा है। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन फ्रीडम के लिए, ठीक है, वो सब उसमें पढ़ा रखा है। तो हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी। जो आपकी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, जो उनकी हिस्ट्री है, ठीक है, 300 से 1200 ईस्वी तक, वो डिपेंड करती है भाई प्राचीन काल पे पूरे पे। ठीक है, पूरा आपका जो सिलेबस है ना हिस्ट्री का, वो प्राचीन काल पे ही डिपेंड करता है। तो इसको हम थोड़ा स्टेप बाय समझेंगे। देखो, हम सबसे पहले प्राचीन काल को क्रम से समझते हैं। अब देखो मेरे को किसी को मैं ब्लेम करना नहीं चाहता यहाँ पर। ठीक है, जो अदर टीचर्स हैं वो ये बता देते हैं कि सतवाहन वंश के बाद आया है भाई वाटाका वंश। राइट, आप सब सही बोल रहे हो, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है आपने स्टूडेंटों को समझाया ही नहीं। ठीक है, उनको समझाया ही नहीं, बस ये बता दें कि सतवाहनों के बाद कौन सा वंश आया था भाई? वाटाका वंश आया था। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है, जो मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा इसके पीछे का। ठीक है, क्या तर्क था इसके पीछे का। ठीक है, देखो, प्राचीन काल के हम जरा क्रम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम पढ़ते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, देखो, जो मगध था उसमें 16 महाजनपद थे। ठीक है, जो पूरे भारत में फैले हुए थे। जो सबसे खतरनाक था वो था भाई मगध। ठीक है, मगध वर्तमान में देखिए तो भाई बिहार के क्षेत्र में आता है। बिहार क्या, कौन सा क्षेत्र भाई? पटना। ठीक है, पटना में ही आता है। तो मगध में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश था वो था भाई मौर्य वंश। मौर्य वंश के आपको शासकों के बारे में पता है, जिन्होंने भारत में अखंडता स्थापित की। ठीक है, वो भारत को एकजुट किया। ठीक है, पूरे भारत को क्या की भाई? सबसे बड़ी बात है अखंडता स्थापना करना। ठीक है, अखंडता को स्थापना करना, ये बात आपकी क्लियर हो गई। मौर्य वंश के बारे में हर किसी ने पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के स्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, चाणक्य के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, वो पद्मानंद वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। चलो, इस टॉपिक की बात हम नहीं करते। देखो, मौर्य काल के बाद आया भाई मरुत्तर काल। मरुत्तर काल में देखो, मौर्य काल का जो लास्ट का शासक था उसका नाम था बैदरथ। बैदरथ की हत्या कर देता है कौन भाई? पुष्टमित्र। पुष्टमित्र उसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है मगध में। ठीक है, और जो ये मौर्य काल था ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। वहीं से स्टार्ट होता है आपका मरुत्तर काल। मरुत्तर काल क्या था? मरुत्तर काल वो काल था जो मौर्य काल के बाद आया, और जितने भी राजवंश आए इसमें सब ब्राह्मण थे। क्या थे भाई? ब्राह्मण थे। ठीक है, जैसे कि मैं शुंग वंश की बात कर लूँ, कर्ण वंश की बात कर लूँ, सतवाहनों की वंश कर लूँ, वाटाका वंश की बात कर लूँ, कदम वंश की बात कर लूँ। ठीक है, ये सब क्या थे भाई? नाग वंश की बात कर लूँ, ये सब क्या थे भाई? ब्राह्मण थे। देखो, जो मौर्य वंश था उसके लास्ट का शासक का नाम था भाई बैदरथ। ठीक है, बैदरथ की हत्या कौन कर देता है भाई? पुष्टमित्र उसकी हत्या कर देता है भाई, शुंग वंश की स्थापना कर देता है भाई। ठीक है, कहाँ पर करता है भाई? मगध में करता है। फिर भाई
किसके बाद क्या बोलते हैं, शुंग वंश के बाद आता है भाई कर्ण वंश। कर्ण वंश के जो स्थापक होते हैं वो होते हैं वासुदेव। वासुदेव किसकी हत्या करके शासक बनते हैं भाई, देवभूति की। देवभूति कौन था भाई, शुंग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और जो वासुदेव थे वो कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ से बात होती है क्लियर, ठीक है। फिर भाई कर्ण वंश के बाद आता है सतवाहन वंश। सतवाहन वंश के शासक होते हैं सुसुमुख, ठीक है। क्या नाम होता है इनका, सुसुमुख, ऐसे ही कुछ इनका नाम होता है, ठीक है। जो किसकी हत्या करके सतवाहन वंश की स्थापना करते हैं भाई, सुशर्मा की हत्या करके सतवाहन वंश की स्थापना करते हैं। सुशर्मा, देखो जो सुशर्मा होता है ना वो कर्ण वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे का भाई पत्ता काट के शासक बनते हैं, ठीक है। देखो बाकी जो साम्राज्य था, जो बाकी जो वंश आए थे वो मगध में उभरे, ठीक है। लेकिन जो सतवाहन वंश था ना वो महाराष्ट्र में उभरा, क्योंकि भाई जो उत्तर में था ना, उत्तर भारत में क्या हो रहा था भाई, विदेशी आक्रमण हो रहे थे और अपनी सत्ता की वो स्थापना कर रहे थे, ठीक है। अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपने क्षेत्र का क्या कर रहे थे भाई, विस्तार कर रहे थे उत्तर में। तो इसलिए इनका जो स्थापना होती है इस वंश की वो होती है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र को ये अपनी राजधानी बनाते कौन, सतवाहन वंश, ठीक है। सतवाहन महाराष्ट्र भी छोड़ देते हैं, किसके डर से भाई, शकों के डरों से। शक कौन थे भाई, जो विदेश से आए थे भारत में अपना अड्डा जमाने, ठीक है। और फिर सतवाहन भाई महाराष्ट्र को छोड़ के जाते आंध्र प्रदेश में अपने साम्राज्य का विस्तार करने, ठीक है। जब भी इनको सतवाहन के आंध्र प्रदेश कहा जाता है, मतलब सतवाहनों को क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के सतवाहन, ठीक है। इनको ऐसा भी नाम लेके पुकारा जाता है। अब बात यहाँ तक होती है भाई क्लियर। अब आप सोच रहे होगे भाई वाटाका वंश का है, अभी देखो वाटाका वंश आएगा। देखो जो सतवाहन वंश थे ना वो दक्षिण में थे भाई, ठीक है। और जो सतवाहन के अधीन काम करते थे ना वो थे वाटाका साम्राज्य। वाटाका जो वंश था वो किसके अधीन काम करता था भाई, सतवाहनों के अधीन काम करते थे, ठीक है। जब सतवाहनों का जब पतन होने लगा, ठीक है, जब सतवाहनों का क्या होने लगा, पतन होने लगा। वैसे दोनों ही राजवंश है जो ब्राह्मण है, ठीक है। जब सतवाहनों का पतन होने लगा ना वहीं से स्टार्ट होता है भाई वाटाका वंश, जिसका टाइम पीरियड मैं आपके सामने बता देता हूँ। 240 से इनका टाइम पीरियड है 510 तक, ठीक है। इनका ये टाइम पीरियड है। अब भाई उत्तर में भारत की क्या स्थिति थी, भारत में उत्तर में क्या स्थिति थी, जो मगध है, मगध में एक राज्य उभर रहा था जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य, ठीक है। एक राज्य या साम्राज्य उभर रहा था जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य, जो मौर्य वंश से भी विशाल साम्राज्य था, ठीक है। लगभग पूरे उत्तर में गुप्त साम्राज्य का ही बोलबाला था, जिसका टाइम पीरियड था 275 से 550 तक, ठीक है। अब देखो पहले आया था भाई वाटाका वंश, उसके बाद उभरा था भाई गुप्त साम्राज्य, ठीक है। कहाँ पर भाई, उत्तर में कहाँ पर भाई, मगध से स्टार्ट हुआ था। गुप्त साम्राज्य के जो स्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। जहाँ मौर्य काल ने भारत को अखंडता के तौर पर मजबूत किया, वही काम गुप्त साम्राज्य का था। लेकिन ये मौर्य साम्राज्य से विशाल था, ठीक है, जिसमें कई महान शासक आए, ठीक है, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और देखो जो राइटर्स है वो ऐसा कहते हैं जो वाटाका वंश था भाई वो दक्षिण में था और उत्तर में था भाई गुप्त साम्राज्य। जितना गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली था ना उत्तर में, उतना ही शक्तिशाली था दक्षिण में कौन सा वंश भाई, वाटाका वंश, ठीक है। जब भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी जिसका नाम था प्रभावती, उसका विवाह रुद्रसेन से कराया था, ठीक है। रुद्रसेन प्रथम से कराया था, जो वाटाका साम्राज्य के कौन थे भाई, शासक थे, ठीक है। इनसे इनका वैवाहिक संबंध हो गया था। और ऐसा इन्होंने क्यों किया था भाई, क्योंकि शकों को भारत से बाहर निकालना था, क्योंकि शक जो साम्राज्य था ना वो बहुत, जो वंश था शक वंश, वो बहुत शक्तिशाली वंश था, ठीक है। दक्षिण से कौन हमला करेंगे भाई, वाटाका करेंगे, और उत्तर से हमला कौन करेंगे भाई, गुप्त साम्राज्य करेगा। तो यहाँ से शकों का किस्सा कर देते ये खत्म, ठीक है। वैवाहिक संबंध हो गए भाई, रिश्ता तो यहाँ पर फंस ही गया, ठीक है। यहाँ पर बात आपकी क्लियर हो गई। एक बात और बता दी, जो सतवाहन राजवंश था ना उन्होंने भूमि दान की प्रथा चलाई थी। और जब देखो वाटाका का जब पतन हो रहा था, वाटाका साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, जब छोटे छोटे राजवंश उभर रहे थे दक्षिण भारत में, जैसे कि चोल हो गया, चेर हो गए, ठीक है, जितने भी आप पढ़ते हो,
बादामी के चालुक्य हो गए, ठीक है, राजपूत वंश हो गए, ये सब उभर रहे थे भाई, ठीक है, दक्षिण भारत में। बात होगी यहाँ से भाई क्लियर पूरी। अब बात करेंगे हम भाई वाटाका वंश के जो शासक थे, प्रमुख शासकों के बारे में बात करेंगे। और वाटाका वंश की एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, वाटाका वंश देखो बीच में विभाजन हो जाता है, इनका दो हिस्से में विभाजन हो जाता है, लेकिन ये एकता को कायम रखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, ज़्यादातर आप देखोगे जब साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, एक ही साम्राज्य के दो बंटवारे हो जाते हैं, तो भाई संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन इस साम्राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन कभी वो उस लेवल पे नहीं गए जिस लेवल से उनके साम्राज्य को हानि पहुंचे, ठीक है। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल। अब स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट का नाम आपके सामने है, ठीक है। देखो, गुप्त साम्राज्य और वाटाका साम्राज्य क्यों पढ़ाया गया है, क्योंकि ये उस टाइम के जो टाइम पीरियड था, उस टाइम के उत्तर में थे भाई गुप्त साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था, और दक्षिण में थे भाई वाटाका वंश जो सबसे शक्तिशाली थे, ठीक है। अब बात करेंगे वाटाका वंश का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। देखो, वाटाका साम्राज्य के जो स्थापना की वो करी भाई विंध्या शक्ति ने, ठीक है, जो सतवाहनों के अधीन कार्य करा करता था, यही इसमें लिखा है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वाटाका राज्य प्राचीन दक्षिण भारत का एक मजबूत राज्य था, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी ओवरव्यू में, ठीक है। तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक दक्षिण भारत में जिन राज्य वंशों का उदय हुआ उन सबसे शक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ कौन था भाई, वाटाका वंश था। और उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के साथ साथ दक्षिण में वाटाका साम्राज्य बन रहा था, ठीक है, आरंभ हो रहा था। सतवाहनों के ये समान था, ठीक है। वाटाकों का प्रारंभिक तीसरी शताब्दी में हुआ और वाटाकों ने छठी शताब्दी तक शासन किया। वाटाकों ने लगभग 250 से 510 तक दक्षिण भारत में शासन किया था, ठीक है। इस स्लाइड में ये लिखा है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। टाइम पीरियड पे भाई अपनी जो बुक में लिखा है ना उस पर भरोसा करना, बाकियों पे आप बिल्कुल बिलीव मत करना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं। इसमें देखो एक वर्ड लिख रखा है, सतवाहनों के समान थे, ठीक है, सतवाहनों के ही अधीन काम करते थे, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है, ठीक है। जाति से ब्राह्मण थे, इनका जो गोत्र था वो था विष्णुवृद्धि, ठीक है, गोत्र के थे ये, और जाति से क्या थे भाई, ब्राह्मण थे। यहीं से पता लगता है कि उस समय जातिवाद भी था। और जो वाटाका राजवंश के स्थापक विद्या शक्ति को माना जाता है, ठीक है, और वास्तविक भाई परवेशसेन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। और वाटाका राज्य की स्थापना पूर्व के मध्य के बरार में हुई थी, ठीक है। विद्या शक्ति ने विद्या के दर्रों को पार करके पूर्वी मलवा के कुछ क्षेत्र को जीत लिया और फिर उसके आगे विस्तार किया। अब एक बात सुनना, इनका जो रियल नाम था ना, इनका रियल नाम था भाई वंशकेतु, ठीक है, इनका रियल नाम था वंशकेतु। जब इन्होंने विंध्याचल पर्वत को जीता, किसको जीता भाई, जब इन्होंने क्या जीता, विंध्याचल पर्वत पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विंध्याचल पर्वत को जीता, जब इनका नाम विद्या शक्ति पड़ गया था, ठीक है। और ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है इसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। और जैसे कि इसमें देखो जो वही बात है जो मैंने आपको बता रखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, इस स्लाइड में हम जानेंगे वाटाका जो वंश था उसको क्रम से जानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सबके बारे में, जितने भी 16 शासक आए थे इन सब के बारे में आपको बता दूंगा। जो इनमें से प्रमुख थे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। और मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बोली थी कि इनका विभाजन हो गया था, जो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो समझना बिल्कुल ज़रूरी है आपके बारे में कह रहा हूँ, इनके बारे में, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था जो वाटाका वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो विंध्या शक्ति ने उसकी स्थापना की थी, ठीक है। टाइम पीरियड आप देख लेना, इनके सामने लिखा है, ठीक है। जब विंध्या शक्ति की मृत्यु हुई तो उसका बेटा प्रवरसेन प्रथम को अगला शासक बनाया गया, जिसके भाई 4 पुत्र थे। 2 को करो इग्नोर, 2 के बारे में जानो, ठीक है, क्योंकि वो इतने योग्य ही नहीं थे, उनके बारे में जानना तो अपना टाइम वेस्ट करना है। देखो, जब प्रवरसेन की मृत्यु हुई
तो उसका जो बेटा था, एक का नाम था भाई गौतमीपुत्र, दूसरे का नाम था शिवसेन। ठीक है, 2 पुत्र थे। तो जो बड़ा बेटा था उसका नाम था भाई गौतमीपुत्र। ठीक है, तो प्रवरसेन के बाद उसको अगला शासक बनाया जाता है वाटाका साम्राज्य का। भाई वो अगला शासक बनता है। फिर अब वो जब उसकी क्या हो जाती है भाई, जल्दी मृत्यु हो जाती है, उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला शासक बनाया जाता है रुद्रसेन प्रथम को। रुद्रसेन प्रथम को अगला शासक बनाया जाता है। ठीक है, तो भाई इसी की होड़ में जो इसका चाचा था रुद्रसेन का, जो किसका भाई था भाई, गौतमीपुत्र का भाई था। भाई किसका बेटा था भाई, तो भाई वो प्रवरसेन का बेटा था। ठीक है, वो अलग साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो भाई रुद्रसेन जब गद्दी पे बैठता है तो शिवसेन था जो अलग साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, जिसको वासेमी शाखा कहते हैं। ठीक है, अब जो वाटाका साम्राज्य 2 राज्य में बट चुका है। एक तो भाई है मुख्य शाखा जो गौतमीपुत्र वाली है, और दूसरी शाखा कौन सी है भाई, जो शिवसेन वाली है। ठीक है, तो भाई रुद्रसेन की जब मृत्यु हो जाती है, जब रुद्रसेन की, हाँ मृत्यु से पहले एक चीज़ समझ लो, रुद्रसेन की एक मुख्य बात है, रुद्रसेन का जो नाना होता है उसका नाम होता है नागभग, है ना, ऐसी नागभग उसका नाम होता है। तो वो क्या करता है, उसकी सहायता से अपने दोनों चाचाओं को मरवा देता है। ठीक है, और वो शिवसेन पे भी हमला करता है। ऐसी बात नहीं, शिवसेन की भाई वो साम्राज्य तो हर कोई चाहता है अपना, लेकिन शिवसेन के साम्राज्य को वो हानि नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि भाई वो भी स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यहाँ पर रुद्रसेन की हो जाती है भाई मृत्यु, और प्रभावती जो गुप्त थी उसकी शादी भी इससे ही हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई किसकी मृत्यु हो जाती है, रुद्रसेन की यहाँ पर हो जाती है मृत्यु। अगला शासक बनाया जाता है, तो अगला शासक बनाया जाता है पृथ्वीसेन प्रथम को, जो रुद्रसेन का ही बेटा था। और वहीं पर शिवसेन की जो इसका चाचा था, ठीक है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर अगला शासक किसे बनाया जाता है भाई, विद्याशक्ति द्वितीय को। ठीक है, और जो पृथ्वीसेन प्रथम था और जो विद्याशक्ति द्वितीय था, इनकी अच्छी मित्रता होती है, अच्छी मित्रता होती है। दक्षिण में भाई कदम वंश भी था। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कदम वंश का भाई करते हैं पत्ता साफ। ठीक है, यहाँ पर देखो विभाजन है लेकिन मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं भाई, मिलकर काम कर रहे हैं। अब भाई पृथ्वीसेन की मृत्यु हो जाती है, तो अगला शासक बनाया जाता है रुद्रसेन द्वितीय को। रुद्रसेन द्वितीय अगला शासक बनता है। तो रुद्रसेन के बारे में सुन लो, इसके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है भाई देवाकर सेन, और दूसरे का नाम होता है दामोदर सेन। जो देवाकर सेन था ना, वो जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला शासक बनता है भाई दामोदर सेन। जो दामोदर सेन था उसके बारे में सुनो, तो उसकी मृत्यु के बाद भाई अगला शासक बनाया जाता है प्रवरसेन द्वितीय को। ठीक है, ये मुख्य शाखा की यहाँ पर बात हो रही है। वहीं पर विद्याशक्ति द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है, तो अगला शासक किसे बनाया जाता है भाई, वहाँ भी सेम नाम का सेम शासक बनता है, जिनका नाम होता है प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, ये जो प्रवरसेन द्वितीय होता है मुख्य शाखा का, ये योग्य शासक होता है। लेकिन जो वासमी शाखा का शासक होता है ना, जिसका नाम प्रवरसेन द्वितीय होता है, वो इतना योग्य नहीं होता। फिर जो भाई मुख्य शाखा का शासक होता है, जिसका नाम होता है प्रवरसेन द्वितीय, उसका बेटा अगला शासक बनता है, जिसका नाम होता है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बाद भाई अगला शासक बनता है पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, और जो पृथ्वीसेन द्वितीय था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। ठीक है, यहीं पर स्टॉप हो जाओ। अब चलो भाई वासमी शाखा के पास। ठीक है, यहाँ पर भाई वही सेम शासक है भाई, जिसका नाम क्या है भाई, प्रवरसेन द्वितीय। इसके बाद भाई एक शासक बनता है जिसका नाम होता है अज्ञात शासक। ठीक है, ये भाई ये भी किसी काम का नहीं रहता। फिर दूसरा शासक बनता है भाई देवसेन। फिर भाई देवसेन के बाद बनता है अगला शासक हरिसेन। सबसे शक्तिशाली शासक होता है भाई इनमें हरिसेन, जो वासमी शाखा का होता है। ठीक है, यहाँ पृथ्वीसेन द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर जो वासमी शाखा का लास्ट शासक कौन होता है भाई, हरिसेन। ठीक है, कौन होता है भाई, हरिसेन। अब जो पूरी सत्ता है वो किसके हाथ में भाई, मुख्य शाखा और वासमी शाखा की, तो भाई वो है हरिसेन के हाथों में। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले तो प्रवरसेन के समय ये साम्राज्य 2 साम्राज्य में बढ़ जाता है, फिर धीरे 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 फिर भाई ये साम्राज्य एक ही साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप मुख्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी योग्यता पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पर हम। तो भाई अब हम जानेंगे, देखो विभाजन की स्थिति थी उस टाइम क्या हुआ था, यहाँ लिखा भी है, यहाँ से आप पढ़ भी लेना। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है। अब बात करेंगे वाटाका
वंश के मुख्य शासक के बारे में। पहले तो भाई जिसने वाटाका साम्राज्य की स्थापना की उसके बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है। देखो वाटाका साम्राज्य की स्थापना किसने की? वह विद्याशक्ति ने। इसका विद्याशक्ति नाम क्यों रखा गया था? सबसे पहले विंध्याचल पर्वत पर अपना विजय प्राप्त की थी, ठीक है। ये बात होती है भाई यहाँ से क्लियर। ये सतवाहनों के अधीन मालवा के क्षेत्र में शासन करते थे, लेकिन सतवाहन वंश के पतन होने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। स्वतंत्र हो गए थे भाई, ठीक है। बस इसमें यही बता रखा है। देखो जब ये स्वतंत्र हो गए तो वाटाका वंश की स्थापना की, जो विंध्या पर्वत क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। दक्षिण में ही आता है भाई, ठीक है। ये विंध्या पर्वत है जो। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। देखो जो विद्याशक्ति का शासन था, टाइम पीरियड था, वो 250 से लेकर 275 तक चला, ठीक है। इनका गोत्र क्या था भाई? ब्राह्मण था। और इनका रियल नेम था भाई वो वंशकेतु था। और इनका नाम विंध्याशक्ति क्यों पड़ा था मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो विंध्याशक्ति थे, है ना, जो शासक था विंध्याशक्ति, जो वाटाका साम्राज्य का स्थापक जिसने स्थापना की थी, वो खुद की तुलना किससे करते थे भाई? वो भगवान इंद्र से खुद की तुलना करते थे, जिनकी भुजाओं में बहुत ताकत थी, ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि जो विंध्याशक्ति थे ना, उसके पूर्वज जो सतवाहन वंश के राजाओं के अधीन कार्य करा करते थे, लेकिन सतवाहन वंश का जब पतन हो जाने के बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषणा करते हुए नए राज्य की स्थापना की। अजंता लेख के अनुसार विंध्याशक्ति इंद्र के समान थे। इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। ये अपनी तुलना किससे करते हैं? भगवान इंद्र से करते हैं। और इसका हमें साक्ष्य कहाँ पर मिलता है भाई? अजंता लेख से हमें इसका साक्ष्य मिलता है। अब बात करेंगे विंध्याशक्ति के जो पुत्र थे, जिनका नाम था प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे। इनका टाइम पीरियड है भाई 275 से लेकर 335 तक इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। और भाई इतिहासकारों के अनुसार इन्हें वाटक वंश का वास्तविक स्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी बात देखो, आगे टॉपिक आएगा। क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का ना बहुत विस्तार करा था खुद के टाइम पीरियड के हिसाब से। और वाटाका वंश का ना ये एकमात्र ऐसा शासक था जिन्हें सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम के संबंध में एक ताम्रपत्र मिलता है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं उन्होंने 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ भाई कराना कोई ईजी काम नहीं था, ठीक है। ये अश्वमेध यज्ञ आपको नहीं पता है तो आप जाओ कोई से भी ब्राउज़र पे सर्च मारो और वहाँ से आपको अश्वमेध यज्ञ पता लग जाएगा, ठीक है। नहीं पता कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पर कमेंट करो, टेलीग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी। देखो अब बात करने वाले हम रुद्रसेन प्रथम के बारे में। रुद्रसेन प्रथम था जो वो किसका पुत्र था भाई? गौतमी पुत्र का पुत्र था ये। और गौतमी पुत्र किसका पुत्र था भाई? वो प्रवरसेन का पुत्र था। प्रवरसेन कौन था भाई? तो इससे पहले जो शासक पड़ा था, ठीक है। और भाई ऐसा माना जाता है, हाँ, इनकी माताजी का नाम था भाई पद्मावती। रुद्रसेन के नाना का नाम था भाई भागनाग, ठीक है। जो भागनाग था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हरियाणा के साइड ये भाई शासन करते थे। इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था नागवंश का। तो ये किसके एंट्री में आता है भाई? रुद्रसेन की ये एंट्री में आता है, ठीक है। जो शासक बना दिया जाता है भाई रुद्रसेन बना दिया जाता है और ये इलाका वाटाका वंश का हो जाता है, ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं है तो नाना तो किसी के नाम तो करेगा, ठीक है। तो भाई ये नवासे के नाम क्या कर देता है? अपना साम्राज्य कर देता है। और जो रुद्रसेन था ना, वो भगवान शिव को बहुत बड़ा भगत था। क्या था भाई? रुद्रसेन भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत था। और जो इनका नाम है वो भगवान शिव पर ही रखा गया था, ठीक है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये महाभैरव का भी उपासक था, ठीक है। और माँ भैरव किसका रूप है भाई? शिव जी का ही रूप है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। पुराणों की मान्यता के अनुसार जो वाटक वंश के द्वितीय शासक प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात वाटक साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। प्रथम शाखा थी, दूसरी शाखा वासिमी शाखा थी, ठीक है। वासिमी शाखा मैंने आपको बता दिए। प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र का ही इतिहास में उल्लेख मिलता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि प्रवरसेन का प्रथम पुत्र गौतमी पुत्र मृत्यु के बाद शासन काल में ही हो गई थी, ठीक है। इसलिए उसका गौतमी पुत्र रुद्रसेन के वाटक साम्राज्य की प्रथम शाखा का नया शासक बना। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसको कर सकते हो आप इग्नोर, ठीक है। जो मैंने बताई है बस उसको समझना, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है।
अब बात करने वाले हैं भाई पृथ्वीसेन प्रथम के बारे में। पृथ्वीसेन जो प्रथम था ना, वो किसका पुत्र था भाई? रुद्रसेन प्रथम का पुत्र था, ठीक है, जिसका शासन काल चला भाई 360 से लेकर 385 तक, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो पृथ्वीसेन प्रथम को वाटका वंश का एक पवित्र और धार्मिक विजयी शासक माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हमें ज़्यादा अध्ययन नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई अब बात करने वाले हम रुद्रसेन द्वितीय के बारे में। रुद्रसेन द्वितीय किसके पुत्र थे भाई? तो पृथ्वीसेन प्रथम के वो पुत्र थे, ठीक है। और भाई इनका जो शासन काल है वो 385 से लेकर 390 तक चला। इनकी पत्नी का नाम था भाई परवावती गुप्त, ठीक है, जो किसकी पुत्री थी भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अब जो शुरू से ही जो वाटका साम्राज्य था वो शिव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है, शिव धर्म को ये मानते थे। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की शादी के बाद, ठीक है, शादी के बाद ये वैष्णव शब्द धर्म हो गया था, ठीक है। जो शिव धर्म था वैष्णव धर्म हो गया था, ठीक है। ये किसको मानने लगे थे भाई? वैष्णव धर्म को मानने लग गए थे अपनी शादी के बाद। जो गुप्त थे ना वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में गुप्तों ने भाई क्या अपना लिया था भाई? बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये याद रखना, ठीक है। जब रुद्रसेन की मृत्यु हुई, जब उनके दोनों पुत्र, एक था भाई दिवाकर सेन, दूसरा था भाई दामोदर सेन। दामोदर सेन को हम एक नाम से और जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो भाई जब इनकी मृत्यु हुई तो दोनों जो बच्चे थे उनकी आयु बहुत कम थी। देखो जो दामोदर सेन है ना, उसको परवरसेन द्वितीय के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। एक की तो 5 साल उम्र थी भाई, दूसरे की 2 साल उम्र थी। तो भाई जो बागडोर थी शासन की, क्योंकि अभी ये इतने छोटे हैं, अभी बागडोर नहीं संभाल पाएंगे वाटका साम्राज्य की, तो भाई जो बागडोर किसने संभाली? जो रुद्रसेन की पत्नी थी परवा गुप्त ने, ठीक है, वो उसने बागडोर संभाली वाटका साम्राज्य की। यहाँ से होता है भाई ये चीज़ क्लियर, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय भी हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे भाई परवा गुप्त के बारे में। परवा गुप्त किसकी पत्नी थी भाई? रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जो परवावती गुप्त है इनके बारे में क्या ही पढ़ना, क्योंकि ये वही चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। लेकिन ये नॉलेज के लिए लिख रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट है उन कन्फ्यूज ना हो। हाँ, इसका शासनकाल आप समझ लो 390 से 1400 तक इसका शासन रहा, ठीक है, ये याद रख लो। अब बात करेंगे परवरसेन द्वितीय के बारे में। परवरसेन द्वितीय कौन था भाई? दामोदर का नाम ही परवरसेन द्वितीय था, ठीक है। जो दामोदर सेन था उसका शासन चला भाई 400 से 440 तक इसका शासन चला, ठीक है। और इनके ही समय वाटका वंश में भूमि दान की प्रथा चालू करी गई थी, ठीक है। और इनके ही समय से बंधु नामक ग्रंथ की रचना की गई। इसका सारा श्रेय किसको जाता है? परवरसेन द्वितीय को, ठीक है। ये बात होती है भाई यहाँ से क्लियर। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड में। एक बात और समझ लो, जो भूमि दान दी थी वो किसको दी थी? पहली बार भाई ब्राह्मणों को दी थी, ठीक है, ब्राह्मणों को ही देते थे, ठीक है, भूमि दान। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई अब बात करेंगे हम नरेंद्र सेन के बारे में। नरेंद्र सेन वाटका साम्राज्य में देखो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन अवस्था चल रही थी, और अग्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद पश्चात उसका पुत्र नरेंद्र सेन वाटका वंश का शासन बना, ठीक है। इसका शासनकाल भाई 440 से लेकर 460 तक चला, ठीक है। इन्हें 20 वर्ष तक शासन किया। इनकी पत्नी का नाम था अजीत भट्टारिया, जो कदम वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन था वो कदम वंश से भी था, मतलब है ना, यहाँ पर पता लगता है। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये क्या करते थे भाई? वैवाहिक संबंध कर लेते थे। और ऐसा भी भाई गुप्त साम्राज्य ने भी किया था, ठीक है। नागवंश के साथ करा, कदम वंश के साथ इन्होंने करा, वाटका वंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मैं बताऊंगा अभी सबके बारे में, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में जान लेते। पृथ्वीसेन द्वितीय का शासनकाल वाटका इतिहास में 460 से लेकर 480 तक इनका शासनकाल माना जाता है। इन्होंने परम भगत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इससे भाई थोड़ी थोड़ी बात है, बस जान लो या मत जानो इनके बारे में, ठीक है भाई, मेरा काम था आपको बताने का। लेकिन मैं कहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ना, वो तो वाटका साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ज़्यादा तो क्वेश्चन जो फंसेगा आपके एग्ज़ाम में वो धार्मिक
स्थिति क्या थी, इनकी प्रशासनिक स्थिति क्या थी, आर्थिक व्यवस्था थी जो इनकी कैसी थी, इन चीज़ों के मामले में क्वेश्चन फंसते, ठीक है। लेकिन ये वंशों के बारे में बताना बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं नहीं बताता, है ना। अब चलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई अब बात करने वाले हैं हम राजा हरिशेन के बारे में। राजा हरिशेन जो वाटका साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है, जिसका शासन काल चला भाई 475 से 510 तक, ठीक है, इनका शासन काल चला। जो राजा हरिशेन था ना, वो वासमी शाखा का एक शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने राजरोहण के समय जो मुख्य शाखा थी, ठीक है, उसका शासक उस टाइम कौन था, पृथ्वीसेन द्वितीय। उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मुख्य शाखा का शासन किसको बनाया गया भाई, हरिशेन को बनाया गया, हरिशेन को बनाया गया। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अब जो मुख्य शाखा थी और जो वासमिक शाखा थी, उसका शासक कौन था भाई, हरिशेन शासक था। और भाई ये योग्य भी था, ठीक है। कैसे योग्य था अब समझाते हैं। अजंता के गुहा लेख से जो राजा हरिशेन था उसके विजयों का वर्णन मिलता है, जैसे कि कुंदल, अवंती, कौशल, त्रिकोट, ठीक है, लाल अंदरा तक इसने विस्तार किया था, ठीक है। ये जगह आपको नहीं पता है तो आप अपने ब्राउज़र पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने किस किस का नाम लिया भाई, अजंता गुहा लेख से किस चीज़ का प्रमाण मिलता है, देखिए, देखो कुंतल का, ठीक है, अवंती का, कौशल का, त्रिकूट का, लाट अंदरा का, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रमाण मिलता है कि यहाँ तक इन साम्राज्यों में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो इसका राज्य का विस्तार था, उत्तरी मालवा से दक्षिण के कुंतल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर के विशाल भूभाग से सम्मिलित था, ठीक है। देखो इसमें ये बता रखा है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ किया भाई, मलवा में किया, कुंतल में किया, ठीक है, पूर्व से लेकर बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक इसने विशाल साम्राज्य का अपना विस्तार किया, ठीक है भाई। कितना बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर दिया इसने, इसलिए ही इसको हरिशेन को इतनी प्राथमिकता दी जाती है। अब एक बात और सुन लो, जब वाटका वंश का विघटन हो रहा था, वहीं से जब इनका विघटन हुआ वहीं से चालुक्य वंश का उदय माना जाता है, ठीक है। इसकी जगह किसने ली भाई, वाटका वंश की। जब वाटका वंश का पतन हो गया था उसकी जगह ली भाई चालुक्य वंश ने। चालुक्य वंश आपके जो आगे टॉपिक है, ठीक है, उसमें जो आपका आगे यूनिट है उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। जब भी मैंने बोला कि जो प्राचीन काल है उसको पहले क्रम से समझो, ठीक है, जब भी आपके हर चीज़ समझ में आएगी। अब बात करेंगे भाई हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त ने की थी। अब जरा ये मैप देख लो, देखो जो गुप्त वंश आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है, चॉकलेटी जो ये ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है ना मैप में, जो इंडिया का मैप है, ये इतने में फैला हुआ था भाई गुप्त साम्राज्य। और वाटका वंश आपको दिख रहा होगा, एक ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होगा दक्षिणी में या दक्षिण के ऊपर, है ना। तो ये क्या है भाई, वाटका वंश है, ठीक है। यहाँ से बात होगी क्लियर, मैप मैंने इसलिए ही बताया है। चलो अब बात करते हैं गुप्त वंश की। देखो जो गुप्त वंश था उसका भाई शासन काल था भाई 240 से 550 ईस्वी का, ठीक है। जो आपकी बुक में लिखा है आप उसको मानना। ये एक हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। ये संपूर्ण भारत या उप महाद्वीप पर शासन किया इसने। क्या है इसका मतलब है भाई, जो संपूर्ण भारत था ना, जितने भी महाद्वीप थे उस पर इन्होंने शासन किया। इतिहासकार द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है भाई। मौर्य वंश का शुंग वंश के पतन के बाद दीर्घ काल में हर्षवर्धन तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई। इसका मतलब है जो मौर्य वंश था ना, उसने ही भारत में एकता स्थापित की थी। उसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जिसने एकता की स्थापना की, ठीक है। कुषाण एवं सतवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास तो किया, लेकिन मौर्योत्तर काल के उपरांत 30वीं शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंश का उदय हुआ, जिसमें से हम मध्य भारत में नागवंश, नाग शक्ति, दक्षिण में वाटका तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख है, ठीक है। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुए। राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने में श्रेष्ठ गुप्त वंश को ही जाता है, ठीक है। इसका मतलब है देखो
जब मरुत्रकाल चल रहा था उस टाइम जो ये शासक थे कोई सफल नहीं हुआ भारत को एकजुट करने में, लेकिन जो गुप्त वंश था ना उनने एकता, राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित किया था, ठीक है, भारत में। अब देखो ये नष्ट वाला जो पॉइंट है, देखो क्या लिखा है, मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुए राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है, ठीक है। जो राजनीतिक एकता टूट गई थी मौर्य काल में, ठीक है, उसको पुनः स्थापित करने किया भाई गुप्त साम्राज्य ने किया। अब चलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई देखो जो ये ऊपर पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, जो समझने वाली बात है वो बता देते हैं। देखो जो श्री गुप्त था उसको आदिराज कहकर भी पुकारा जाता था, और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है भाई, ताम्रपत्र में मिलता है और अभिलेखों में मिलता है। किसके ताम्रपत्र में मिलता है भाई, प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्रों में मिलता है, ठीक है। बस यहाँ पर ये समझने वाली बात थी। और अब बात करने वाले हम गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं ना उनके बारे में जानेंगे भाई। पूरे जो शासक रहे, ठीक है, शासक तो बहुत रहे इसमें, लेकिन जो प्रमुख है ना उनके बारे में ही जानेंगे, जिसमें एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा जानेंगे लेकिन अच्छा जानेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त कौन थे भाई, श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। जिनके टाइम पीरियड की मैं बात करूँ 240 से लेके 280 तक इनका भाई टाइम पीरियड चला, ठीक है। महाराजा की इन्होंने उपाधि धारण की। अपने भविष्य में एक बार भी भाई ये युद्ध नहीं लड़े थे, ठीक है। चीनी यात्रियों के लिए इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था, धर्मशाला भी कह सकते हैं। इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र जिसका नाम था घटोत्कच वो अगला शासक बना। घटोत्कच के बारे में समझ लो। देखो घटोत्कच के बारे में इतना पढ़ने का भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और ना क्वेश्चन बनता। एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू ये बनता है कि ये किसके पुत्र थे, ठीक है, और इनके पुत्र कौन थे। तो भाई इनके पुत्र थे भाई चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 320 से लेके 335 तक चला, ठीक है। अब तक के सबसे शक्तिशाली शासक थे गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। इन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये दूरदर्शी सम्राट थे, ठीक है, जिनको अंदाज़ा लग जाता था कि भविष्य में ये नीति एक अच्छी है और अपने जो साम्राज्य उसको कैसे बांधना है, ठीक है। भाई थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। जो कुमार देवी से इन्होंने विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त किया था, ठीक है। इन्होंने अपने काल में सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था, ठीक है भाई। और बता देते हैं इनके मामले में। और इन्होंने कई तरह की देखो मुद्राएं भी चलाई थी, सिक्के चलाए थे, ठीक है, स्वर्ण सिक्के चलाए थे इन्होंने अपने शासनकाल में। जब भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इनको भाई चंद्रगुप्त प्रथम को, और उन्होंने अपने क्षेत्र का बात करेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में, जिसका टाइम पीरियड रहा भाई 350 से लेके 375 तक। इनके पिता का नाम था भाई चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ये महान शासक थे भारत के। इनको नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है, इनको नेपोलियन भी कहा जाता था। इन्होंने ढक्कन के जो जंगली राजाओं को अपना गुलाम बनाया। ढक्कन का था भाई दक्षिण भारत में आता था, ठीक है। और जो राजस्थान के शासक थे, ठीक है, उनको भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। और जो स्वर्ण काल की शुरुआत होती है ना इन्हीं के शासन काल के दौरान होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि गुप्त साम्राज्य स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भाई इनका बहुत बड़ा उस चीज़ में योगदान है, ठीक है। देखो उस टाइम जितने भी छोटे मोटे शासक थे ना ये सबसे टैक्स लेते थे, ठीक है, सबसे टैक्स भी लेते थे। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ठीक है, जो उस टाइम भाई आसान बात नहीं थी, ठीक है भाई। जितने भी शासकों ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया ना वो कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है, वो शासक ही अलग थे। और इन्होंने चांदी और सोने के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। इन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगर आपने 12th क्लास में गुप्त साम्राज्य पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो 6 मुद्राओं के नाम मुझे बताना, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं तो हमारी हम नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर हम इन 6 मुद्राओं का नाम आपको बताएंगे, ठीक है। अब जो ये समुद्रगुप्ता ना ऐसा माना जाता है जो समुद्रगुप्ता वो संगीत से बहुत प्रेम करता था,
ठीक है। और ऐसा माना जाता था जो समुद्रगुप्त ना पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता है, ठीक है, ऐसा भी माना जाता था भाई। ये जो जितने भी शासक थे ना, जो महान शासक थे, अपनी तुलना भगवानों से भी करते थे, ठीक है। ये खुद को देव के मुताबिक मानते थे। यहाँ से बात होती है भाई क्लियर। अब आ जाओ भाई इसके बेटे की तरफ, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 380 से 412 तक चला, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, धर्म नष्ट शासक भी कहा जाता था। इन्होंने 3 राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध रखे, क्योंकि इनका भाई तीनों के साथ फायदा था। देखो, इन्हें 3 राजवंश के साथ क्या रखे भाई, वैवाहिक संबंध। नागवंश के साथ, नागवंश की जो बेटी थी, जो नागवंश की शासक की बेटी थी, उसका नाम था कुमार देवी, ठीक है। उनके साथ भाई शादी करता चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर भाई इनसे इनके 2, एक बेटा एक बेटी होते हैं। जो बेटे का नाम होता है भाई कुमारगुप्त, बेटी का नाम होता है प्रभावती। जो प्रभावती है ना, उसकी शादी ये वाटाका वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करा देते हैं। और जो बेटा होता है कुमारगुप्त, उसकी शादी किससे करा देते हैं, कदम वंश की राजकुमारी से, ठीक है। यहाँ तीनों के साथ हो गए भाई वैवाहिक संबंध। पहले तो भाई क्या करते, वाटाका साम्राज्य में रुद्रसेन को हराते हैं, फिर धीरे धीरे सबका पत्ता साफ कर देते हैं। और पूरे भारत में किसका राज होता है भाई, गुप्त साम्राज्य का राज। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन बनता है। देखो, गुप्त काल में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्यिक, स्थापित तथा मूर्तियों के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे इस काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब देखो, इनकी सुरक्षा के मामले में अच्छे थे, ठीक है, प्रौद्योगिकी के मामले में ये अच्छे थे। और मैं बता दूं, साहित्यिक कला इसमें बहुत मिली है, ठीक है भाई। मूर्ति कला, एक से एक मूर्ति कला यहाँ पर मिली है, ठीक है। सिक्के मिले हैं, साहित्यिक रचनाएं बहुत मिली है। तो बहुत सारे रीज़न है, क्या क्या बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए इसको स्वर्ण काल किया जाता है भारत का, ठीक है। किसको, गुप्त साम्राज्य को। इसकी शुरुआत मैंने आपको पहले ही बताई थी, कौन से शासक से मानी जाती है। अब रहा भाई स्कंदगुप्त के बारे में जानना। जो स्कंदगुप्ता, उसका टाइम पीरियड रहा भाई 455 से लेके 467 तक उसका शासनकाल रहा, ठीक है। और इनने अपनी राजधानी इसकी भाई वही थी भाई पाटलिपुत्र, ठीक है। इन्होंने क्या करा भाई, हुणों को पराजित किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। अब भाई हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। हमने वाटाका शासकों के बारे में जान लिया, गुप्त शासक थे उनके बारे में जान लिया, जो प्रमुख थे, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में यहाँ पर नहीं जानना, ठीक है। उनका कुछ योगदान नहीं था, ना वो इतने इम्पोर्टेंट रखते, ठीक है। उनके बारे में हमें नहीं जानना है, और जो था हमने जान लिया है। और गुप्तों के बारे में देखो, मैंने जो बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। सेकंड पार्ट में बताया जाएगा इनकी आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। इनके प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, साहित्यिक कला, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, और बिल्कुल बड़े शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज बोलोगे कि सर का मूड क्या है भाई, कुछ बातें शेयर करना चाहते। देखो, मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे बातें शेयर करनी चाहिए। देखो, कुछ बंदे मोटिव नहीं है इस टाइम, ठीक है भाई, उनकी अपनी कंडीशन है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कभी अपनी ज़िंदगी में हार मत मानना, क्योंकि देखो, कुछ करे कोई महान नहीं होता है, ठीक है। कुछ करे कोई महान नहीं होता है, क्योंकि भाई बंदा पहले आम ही होता है, ये बात आपको भी पता है। तो मेरा कहना है कि कभी ज़िंदगी में हार मत मानना। जिस चीज़ पे आप लगे हो, जिस चीज़ का आपका टारगेट है, उसे कंप्लीट करो। नहीं कि मेरे चाचा के लड़का ही कर रहा है, मेरा भाई इतने पैसे कमा रहा है, उस सबको इग्नोर करो। पैसा आप भी कमाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी है, ठीक है। आप भी ऐसे नहीं हो कि आप ही प्रॉब्लम्स आ रही है आप ही लेके आए हो। सबकी लाइफ में दिक्कतें होती है, सब स्ट्रगल करते हैं भाई, ठीक है।